आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2014 का क्वेश्चन पेपर। और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में से 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हुए हैं विद ऑप्शंस भी सेम है। ठीक है, 4 के 4 ऑप्शन जो है वो भी सेम है। 10 क्वेश्चंस रिपीट हुए 2021 के अंदर 2014 से लेकर। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किसी ने ये वाला पेपर करवा भी नहीं रखा। ठीक है, ये सारे अभी तक के जितने भी एस्टेट के क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। बस एक जून 2013 का क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर चैनल पे करवाए हुए हैं। करते हैं स्टार्ट आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स में बी डिफाइंड एज। देखिए 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर अभी अभी किया है हमने, तो वहाँ से देखेंगे आप क्वेश्चन सेम है। वहाँ पे भी क्वेश्चन था ये एथिक्स में बी डिफाइंड एज। आर लिख दिया मैंने। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ए कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स में बी डिफाइंड एज ए कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 92nd क्वेश्चन ए प्रोविजरी नोट। वो क्या होता है? मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रोमिस टू पे, यानी कि यहाँ पे करने का एक अनकंडीशनल प्रोमिस होता है। और ये 2021 में नहीं, इससे पहले वाले एस्टेट में ये वाला क्वेश्चन जो वो रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? ये सारे एलिमेंट ही हमने अभी लास्ट वीडियो में किए थे। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो सारे ही किए थे। तो आप प्लीज़ सारी वीडियोस देखिए, पीछे वाली वीडियोस भी देखेंगे तो ही आपको पूरी नॉलेज होगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल जो एलिमेंट है वो नहीं है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। बाकी सारे ऑप्शंस जो थे वो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर कर दे भाई। 94 क्वेश्चन है द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज सेड टू बी फ्रॉम। देखिए अकाउंटिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो यहाँ जो अकॉर्डिंग टू आंसर की है ये 3 ऑप्शन जो है वहाँ पे करेक्ट बताए गए हैं। 5000 BC, 3000 BC, 4000 BC। क्या, लेकिन राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 3000 BC, क्योंकि जो शुरुआत मानी गई है वो 4000 BC से 3000 BC के बीच में मानी गई है। तो इस हिसाब से 3000 BC जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए। वैसे इसके बाद ये क्वेश्चन कभी रिपीट हुआ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही इतना झोलमाल था कि 3 ऑप्शन उन्होंने करेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द। देखिए ये सक्सेसिव क्रमिक यानी कि समय के अनुसार किसकी वैल्यू में कमी आ जाती है? बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्तियों के जो पुस्तकीय मूल्य है उसमें कमी आ जाती है और इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। या फिक्स एसेट में कमी आना डेप्रिसिएशन, और किस में? बुक वैल्यू में कमी आना, वो होता है डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जो मुझे लगा कि बाकी अदर ऑप्शंस जो है इतने नियरेस्ट नहीं थे, जो आंसर है वो आराम से छाटा जा सकता था, तो वहाँ मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं। और जहाँ पे मेरे को लगा कि सभी ऑप्शंस बताने चाहिए तो वहाँ मैंने सारे ऑप्शंस भी लिखे हैं। देखिए टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा टाइम जो निकाल के मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चंस। 96 क्वेश्चन है हमारा द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? टू असरटेन कॉस्ट। अब अदर ऑप्शंस में जैसे ये था प्रॉफिट या लॉस निकालना, फाइनेंशियल कंडीशन दिखाना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है, उद्देश्य होता क्या है? कॉस्ट का पता लगाना। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ही लिखे मैंने। 97 क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ। ये संदेश वाहन जो है वो किसका आदान प्रदान है? इंफॉर्मेशन का, फीलिंग्स का, आइडियाज एंड ओपिनियंस का, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबो पे यहाँ पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। देखिए क्वेश्चन और सेम ऑप्शंस के साथ ये जो 10 क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए हैं। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट, इससे पहले भी एक पेपर किया था हमने, वहाँ पे मोस्टली न्यूमेरिकल जो है वो रिपीट कर दिए थे एस्टेट ने प्रीवियस एस्टेट के पेपर से। तो प्रीवियस पेपर करना तो फ़ायदेमंद होता ही है, और ये सारे एस्टेट तो स्क्रीनिंग में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या आता है? भारार्पण। जब हम अधिकारों का भारार्पण करते हैं तो ये इसमें क्या शामिल है? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट, यानी कि अपने जो नीचे काम करने वाले जो सहयोगी हैं उनको ड्यूटी सौंप देना। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अरे ये तो
+2 बोर्ड में भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, और अभी ये अप्रैल 2022 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी मोटिवेशन की, हर्जबर्ग ने दी। जिसको भी मोटिवेशन की थ्योरीज करनी है वो फर्स्ट वीडियो में कर सकता है, फर्स्ट वीडियो में सारी थ्योरीज बताई गई हैं। उसके बाद की जो वीडियोज आई थी उसमें तो ये भी बता दिया था कि कौन कौन सी थ्योरी कौन कौन से पेपर में भी आई है, क्योंकि DSSB के पेपर में भी ये बहुत रिपीट होती है, और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी पेपर है वहाँ पे ये थ्योरीज जरूर पूछी जाती हैं, प्रोपाउंडर्स मोस्टली पूछे जाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर मेड इन, एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ की जाती है, सभी को पता है, जनरल प्रॉपर में। तो देखा जाए तो पहले के जो एस्टेट होते थे ना वो लेवल थोड़ा सा आसान होता था, और उसके बाद जो बिल्कुल ही 2017 से ये थोड़े टफ आने शुरू हो गए थे, और अभी भी इस ये मॉडरेट से ही है, अब तो फिर भी ठीक आता है एस्टेट का लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स, रिलायबिलिटी का मतलब होता क्या है, अकाउंटिंग जो हमारी लेखांकन सूचनाएं हैं उसमें रिलायबिलिटी का मतलब होता क्या है। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, क्या यूजर जो है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करने योग्य होना चाहिए। अदर ऑप्शंस में क्या थे, मस्ट बी एबल टू वेरीफाई, यूजर्स मस्ट बी एबल टू वेरीफाई, मस्ट बी एबल टू कंपेयर, मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो विश्वास करने योग्य होने चाहिए, और यूजर जो इसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, 103rd क्वेश्चन, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, जो नकद में प्राप्ति होती है और नकद में जो भुगतान होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, कैश बुक में लिखे जाते हैं। देखिए अदर ऑप्शंस में क्या था, जर्नल में लिखे जाते हैं, लेजर में लिखे जाते हैं, डे बुक में लिखे जाते हैं। तो सभी को पता है जो कैश बुक बनती है 2 साइड्स होती हैं, कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट्स की, तो ये सारी की सारी कहाँ पे आ जाएंगी, कैश बुक के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका, उसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही चला जाएगा, इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट जब बंदों के बीच में होती है तो वहाँ पे होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑप्शंस में देखिए, इज ऑफिशियली क्रिएटेड, ऑफिशियली मतलब फॉर्मेलिटी वाली बात आ गई, हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी रिलेशनशिप, ये भी फॉर्मेलिटी वाली बात है, इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये भी फॉर्मेलिटी। तो इनफॉर्मल कब होगा, जब वहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होंगी, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट जब होंगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पीरियडिक रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, कौन है रिस्पॉन्सिबल, समय समय पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो देखता है इंडिया में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने अदर ऑप्शन जितने भी थे उन सभी की फुल फॉर्म्स लिखी हैं, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अदर ऑप्शंस में ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन देखता है, तो यहाँ स्टैंडर्ड बोर्ड ही देखेगा। ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं थे, करेक्ट था ASB, लेकिन सभी की फुल फॉर्म जो है वो ध्यान रखनी है। अगर आपको इस पेपर के नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करेंगे तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, ये भी रिपीटेड है, पहले वाले स्टेट में आया, 2021 में नहीं आया था। और हाँ, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम जितने भी पेपर्स हैं आप उनकी PDF बना के डाल दो। देखिए PDF नहीं बनती मेरे फ़ोन से, तो PDF नहीं डाल सकती मैं। आप वीडियोस देखिए, वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस करवाए गए हैं, 2 बार भी अगर एक वीडियो देख ली तो सारे, अगर एक्सप्लेन वाली वीडियो नहीं देख सकते हैं तो जहाँ इन शॉर्ट कराया गया है उन वीडियोस को देख लीजिए। 2 बार एक वीडियो देख लेते हैं तो ऐसे माइंड में सेट हो जाते हैं आंसर, हाँ ये वाला आंसर आएगा। कैपिटल इज, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखे उसे ही कैपिटल बोला जाता है। अदर ऑप्शंस क्या था भाई, कैपिटल क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट प्लस एसेट, या फिक्स्ड एसेट। तो कैपिटल क्या है, सभी को पता है, ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी वो हमारी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीट हुआ, 2021 में था। हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल सर ने क्या दिया, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, 14 के 14 प्रिंसिपल रट के जाइएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंटिंग ऑफ एन एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड। देखिए रेंटिंग ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट को किराए पे लेना कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए, ये क्या कहलाता है, लीज कहलाता है। अदर ऑप्शंस में क्या है, हायर परचेज,
हायर परचेज का जिसने टॉपिक पढ़ा उसे साफ पता चल जाएगा कि ये हायर परचेज नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रेंटल नहीं होता। ठीक है, ठीक है। लीज वर्ड यूज़ किया जाता है जब किसी एसेट को थोड़े से समय के लिए रेंट पे लिया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। नेक्स्ट है एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट किसके इक्वल होती है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। और यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है? कैपिटल क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या होती है? एसेट माइनस कैपिटल। नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्पान ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण का विस्तार जो है वो उसकी जो फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, निश्चित करते हैं, वो कौन से हैं? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ मैनेजर, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, स्पान ऑफ मैनेजमेंट में सारी ही चीज़ें शामिल की जाती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड विद। कोऑर्डिनेशन किससे रिलेट करता है भाई? यूनिटी ऑफ एक्शन से। कोऑर्डिनेशन, काम में जब एकता होगी वही तो कोऑर्डिनेशन होता है, जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन आ जाएगा इसका आंसर। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन सा जो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, मैंने पहले भी बोला है कि स्टेट के जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आंसर के साथ ना पढ़े, वो थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़े। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट छांटनी थी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो इसका सही आंसर था। बाकी जो थे वो अदर ऑप्शंस में थे, अदर ऑप्शंस वाले जो है वो कॉन्सेप्ट थे ही नहीं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अगर ध्यान में हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो वो हम आराम से कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट छांटनी थी, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि बताओ कौन सी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे हमें सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़नी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट। दूसरी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड की कॉन्सेप्ट। फिफ्थ ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, मैटरनिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो माइंड में रखने जरूरी है, रट्टे नहीं मारने किसी भी चीज़ के। हमें वहाँ सिर्फ 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे टिक करना है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अगर ऑप्शंस को पढ़ा जाए तो आराम से पेपर जो क्लियर हो सकता है। 115 क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है 2021 का। पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है पार्टनरशिप। ये पेपर के बाद 2021 वाला जो पेपर है उसके पूरे पेपर की एक वीडियो आएगी। तो अभी तक जिसने 2021 के पेपर जो है वो टुकड़ों में पढ़े हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन कभी कर लिए, 10 कभी कर लिए, 15 कभी कर लिए, तो अभी हम पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे। देखते हैं 150 करते हैं या सिर्फ कॉमर्स के पोर्शन को ही, तो जैसा मूड किया वैसे ही वीडियो बन भी जाएगी। क्या सब कुछ मूड के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे अगर यूँ लगा टाइम है और 150 क्वेश्चंस को बोलने की कैपेसिटी है तो पूरे की वीडियो मिलेगी आपको, अदरवाइज अपना कॉमर्स पोर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय। देखिए सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल किसने डेवलप किया? ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार मेरे ख्याल से स्टेट में रिपीट हुआ है, 2021 में भी था ये, और उससे पहले भी कितनी बार हमने ये क्वेश्चन किया है। पॉल हर्शे एंड केन ब्लैंचार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये नहीं है कि इस पेपर में सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, पहले इस पेपर में है उसके बाद बाकी पेपर में है। हमें ये पेपर बाद में मिला तो ये वाला पेपर हम बाद में कर रहे हैं। हाँ, मैनी पार्टीज आर देयर इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? 3 होती है, ड्राई एंड पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। देखिए रिजर्व बैंक का हमने फुल टू टॉपिक पढ़ा है, पीछे जो पेपर्स में रिजर्व बैंक के क्वेश्चंस आए थे, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब इन्होंने काम करना शुरू किया, और रिजर्व बैंक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने किए। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि एज ए प्रूफ वाउचर। हु हैज़ डेवलप्ड हायरार्की ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा रट गया होगा, जो यहाँ रेगुलर सब्सक्राइबर हैं AH मास्लो सर ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आता है ये हमने पूरा किया है। हायरार्की में
कि हायरार्की में कितने स्टेप्स होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ जाएगा सेल्स प्रमोशन इसका एलिमेंट है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी माइंड में रख लीजिए। अभी पूछा कि कौन सा है, फिर पूछ लेंगे कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सेल्स प्रमोशन जो कि यहाँ पे था, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसको थोड़ा या तो रोक के पढ़ लीजिए या फिर अपनी इस वीडियो को ही आप 2 बार देख लोगे तो पूरा पेपर ऐसा रट सा जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन 2011 में भी आया था, 2014 में आया हुआ है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है, देखिए कोऑपरेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। अदर ऑप्शंस में थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, तीनों फंक्शन है। फंक्शंस होते कितने हैं, 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। और इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो कोऑपरेशन नहीं है। कि अब कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर। देखिए करने को जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ऐसे रिजर्व बैंक के बारे में भी लिख सकते थे, ऐसे किसी दूसरा टॉपिक के बारे में भी लिख सकते थे, जैसे सिचुएशनल मॉडल है उसके बारे में भी लिख सकते थे, लेकिन फ़ायदा नहीं है, वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी। और वो सारे पहले टॉपिक हमने करे हैं चैनल पे, तो बार बार एक वही टॉपिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने स्क्रीनिंग की भी तैयारी करनी है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कब रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचान कब मिली, 1993 में। देखिए इनकॉर्पोरेटेड, ये तीनों ही जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ, 1992 में, रिकॉग्नाइज कब हुआ, 1993 में। और यहाँ से इस तरह से अप्रैल 1993 में हुआ, जून 1993 में हुआ, नवंबर 1993 में हुआ या जनवरी 1993 में हुआ। तो यहाँ पे हमें मंथ भी साथ में याद रखना है कि रिकॉग्नाइज कब हुआ, अप्रैल 1993 में। और इसने अपना काम करना कब शुरू किया, 1994 में। तीनों ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो तीनों ही ध्यान रखना। इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1992 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको पहचान कब मिली, अप्रैल 1993 में, और इसने अपना काम करना कब शुरू किया, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर काउजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन बिजनेसेस, ये भी 2021 में आया है, इकोनॉमिक ग्रिड, वहाँ पे हमने देखा था। नेक्स्ट है डिबेंचर रिप्रेजेंट, डिबेंचर किसको रिप्रेजेंट करता है, लोन कैपिटल को। ये तो 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लोन कैपिटल को दिखाता है भी डिबेंचर। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, द टर्म प्रिंसिपल मीन्स, प्रिंसिपल सिद्धांत जो है, सिद्धांत, ठीक है, वो क्या होते हैं, गाइडिंग रूल्स, ऐसे रूल्स जो गाइड करते हैं हमें कि कौन सा काम कैसे करना है, इस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या सर करती है, स्टीवार्डशिप फंक्शन, स्टीवार्डशिप मतलब कि प्रबंध से संबंधित कार्य है, प्रबंधन से संबंधित कार्य है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जैसे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की कहाँ से पैसा आएगा, इसके लिए प्लानिंग की जाती है, फिर उसको कहाँ पे लगाना है, कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को स्टीवार्डशिप बोला जाता है, प्रबंधन बोला जाता है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय, DSSB के पेपर में भी ये 3 पेपर किया, उसमें ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था वहाँ पे भी, कि पीटर एफ ड्रकर ने लिखी है। किसने लिखी है, पीटर एफ ड्रकर ने लिखी है। क्या लिखी है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिखी है। कौन से ईयर में लिखी है, 1954 में लिखी है। तो पीटर एफ ड्रकर ने प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में लिखी है। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड ICAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ICAI होती क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सभी को पता है हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का इसमें से फंक्शन कौन सा है। एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। क्या फंक्शन है, देखिए एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय को शुरू करता है वो क्या क्या करता है, वो रिस्क भी उठाता है, इनोवेशन भी करता है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अंडर हाई अनसर्टेनिटी, काम तो करना पड़ेगा चाहे अनसर्टेनिटी हो या ना हो या हाई या लो, तो ऑल ऑफ द वो जो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख एक लिखित जो है वो डॉक्यूमेंट है, उसमें होता क्या, टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, शर्तें होती हैं उस एग्रीमेंट की जो पार्टनर्स के बीच में हुआ है, उसकी शर्तें लिखी जिसमें रखी जाती है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रिलेटेड विद, इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब अग्रदाय राशि
किससे रिलेट करता है? पेटी कैश बुक से। पेटी कैश बुक में होता है ना कि जो अकाउंटेंट है उसको एडवांस में अमाउंट दे दी जाती है, दिन के एंड पे कितना खर्चा हुआ उससे पूछ के उसको उतना ही फिर से दे दिया जाता है। मतलब कि जो ये अगरदाई राशि हो जाती है, खर्च होने के बाद पेमेंट नहीं होती, खर्च होने से पहले पेमेंट होती है। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रिलेटेड विद पेटी कैश बुक। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ +2 के इससे बिजनेस स्टडीज़ की बुक से लिए गए हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो हमारे रणनीतियाँ जो होती है वो उससे रिलेटेड जो योजनाएं बनती है वो हमारे टॉप लेवल पे बनती है। देखिए प्लान्स अगर आ जाए कहाँ कौन से लेवल पे बनते हैं तो वो तो तीनों पे बनते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक कर दिया कि स्ट्रैटेजिक प्लान्स कहाँ बनते हैं तो वो टॉप लेवल पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंसेज। सबसे ज़्यादा क्या है? बैलेंस मेथड मोस्टली पढ़ते ही है, याद ही सभी को बैलेंस मेथड रहता है। टोटल मेथड में टोटल ले लिया जाएगा हर अकाउंट का, टोटल कम बैलेंस में टोटल, बैलेंस भी सिंगल एंट्री में सिर्फ सिंगल एंट्री। तो ये वाला तो शायद होता नहीं है मेथड, और बैलेंस मेथड जो है वो ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस इज। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस प्रभावपूर्णता क्या होती है? अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल। डिजायर्ड गोल जो भी इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही इफेक्टिवनेस है। अदर ऑप्शंस में क्या? हाई सेटिस्फैक्शन। इफेक्टिवनेस कोई हाई सेटिस्फैक्शन होती है, हाई मोरल या हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर लिया जाए तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी आई होती है, मोरल भी आई होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आई होती है। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन को ही टिक किया गया है। अगर इसकी जगह ऑल ऑफ द अबव होता तो शायद ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? इफेक्टिवनेस क्या है? अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर लीड्स टू। देखो एक पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ले ले तो क्या होता है? तो ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर उनके बीच में रेशियो चेंज हो जाए तो क्या होता है? तो भी यही होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब अदर ऑप्शंस में क्या है? एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एंड ऑफ बिजनेस हो रहा है? नो। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है? नो। डिस्प्यूट्स हो रहा है? ये झगड़े वाली बात है? नहीं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रही है यहाँ पे अगर पार्टनर एक रिटायर हो रहा है तो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस इज ए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिस क्या होता है? देखिए दो बेस होते हैं ना, एक कैश बेसिस एक एक्रूअल बेसिस। तो यहाँ ऑप्शन में एक्रूअल बेसिस है तो एक्रूअल बेसिस पर टिक हो जाएगा। एक्रूअल नहीं होता कैश होता तो कैश पे हम टिक कर देते। मैक्स वेबर क्या है? मैक्स वेबर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। अच्छा नेक्स्ट है प्रोफेशन इज रिलेटेड टू। प्रोफेशन किससे रिलेट करता है? स्पेशलाइजेशन से। किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में अगर निपुणता हासिल कर ली जाए तो वो क्या बन जाता है? पेशा। प्लानिंग इज ए। प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इन एडवांस। तो एक तरह से डिसीजन ही तो लिए जाते हैं प्लानिंग में। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेरिवेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन। नेक्स्ट है इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट इंडिकेट्स दैट। देखो ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखा जाए तो देखो कारण तो सारे हो सकते हैं ना, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल ऑप्शन है वो ये वाला कि एटलीस्ट वन एरर हैज़ अकर्ड। कम से कम एक गलती तो ही है। ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा तो कम से कम एक गलती हुई है। बाकी ऑप्शन देखो सेवरल एरर्स है, बहुत सारी गलती हो गई है। 2 एरर्स 2 गलतियाँ हो गई, 3 गलतियाँ हो गई, तो वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जो ज़्यादा वेटेज लिए हुए ऑप्शन वो हमारा ये वाला ही है कि कम से कम एक गलती हुई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन ए प्रोमिसरी नोट। उसमें कितनी होती है? 2 ही पार्टी होती है, ठीक है। वट इज द रोल ऑफ स्टाफ। स्टाफ का क्या रोल होता है? लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का रोल क्या होता है? सिर्फ एडवाइस देने का होता है, तो एडवाइजरी रोल होता है स्टाफ का लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी अथॉरिटेटिव देखिए ये होता है कि नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल हो सकता है लेकिन एडवाइजरी ज़्यादा वेटेज में है। इम्प्लीमेंटिंग तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा यहाँ। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन तैयार करता है? क्रेडिटर तैयार करता है, इसे ड्रायर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट। अकाउंट कौन सा नहीं है? नेट सेल्स अकाउंट नहीं है। देखिए सेल्स रिवेन्यू है, सैलरीज है, सप्लाईज के जो एक्सपेंसेस है वो है अकाउंट, लेकिन नेट सेल अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये हमारा पीरियडिसिटी जो है वो कोई कन्वेंशन है। कन्वेंशन 5 ही है। मैटरनिटी की सबसे फर्स्ट तो ये आती है हमारी फुल डिस्क्लोजर, फिर कंसिस्टेंसी। मैटरनिटी
कंजर्वेटिज्म और कॉस्ट बेनिफिट, ये हमारी 5 कन्वेंशंस होती हैं। ये 3 तो यहाँ ऑप्शंस में भी थी, और क्वेश्चन क्या था कि किसको छोड़कर कौन सी नहीं है, बाकी 3 तो थी, मेटरलिटी, कंजर्वेटिज्म और कॉस्ट बेनिफिट, ये तीनों ही कन्वेंशंस हैं। ये वाली जो है पीरियडिसिटी, ये कोई कौन सा कन्वेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नेवर बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंसेस। देखो किसको एक्सपेंस की तरह नहीं लिखा जाता, डिविडेंड, डिविडेंड को कोई एक्सपेंस की तरह थोड़ा ना लिखा जाता है। डिविडेंड तो क्या होता है, पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट को निकालने के बाद जो है वो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा, तो इसको कभी भी एक्सपेंसेस की तरह नहीं लिखते। अदर ऑप्शन में देखिए डेप्रिसिएशन लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिखा जाएगा और इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस भी लिखे जाते हैं, लेकिन डिविडेंड एक्सपेंसेस को नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है, कैपिटल रिजर्व इज बिल्ड आउट ऑफ। कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से बनता है, रिकरिंग प्रॉफिट से नहीं बनता। कैपिटल रिजर्व जो है वो हमेशा कैपिटल गेन से बनता है, यानी कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, जो हमारे मतलब आवर्ती प्रकृति के नहीं होते, जो हमारे डेली रूटीन वाले नहीं होते। बाकी अदर ऑप्शन में देखिए रिकरिंग प्रॉफिट है, यहाँ से कैपिटल रिजर्व नहीं बनेगा, रेवेन्यू से नहीं बनेगा, रिजर्व फंड से नहीं बनेगा। कैपिटल रिजर्व बनेगा कैपिटल प्रॉफिट से, कैपिटल गेन से, यानी कि नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से। तो ये थे 2014 का एस्टेट का पेपर। अगर कभी मिला 2013 वाला भी, तो वो भी अपने चैनल पर ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही सारे पेपर्स ही हो चुके हैं, एक बार 2021 वाला एक बार फुल पेपर करके उसके बाद अपने स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना जी, शेयर करना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।